So what we are going to discuss today is setup changeover time, SMED, जिसको ये भी बताते हैं पूरा। मैं इसको अगर एब्रिविएशन को मैं अगर एक्सपांड करूं तो सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ टाइम, यानी SMED, सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ टाइम। तो ये जो अप्रोच टू सेटअप टाइम रिडक्शन और एग्जांपल्स हैं उसको हम देखेंगे। मेरे बाद मिस्टर ओंकार आ रहे हैं, ओंकार आपको एक्सप्लेन करेंगे थ्रू सम एग्जांपल। तो मैं आज अभी आपको ये जो सेटअप चेंज ओवर होता है, जिसको हम लोग फैक्ट्री में जब डाई के बारे में बात करते हैं तो हम लोग डाई चेंज ओवर, जो मोल्डिंग मशीन में भी हो सकता है, जो प्रेस शॉप में भी हो सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो सेटअप चेंज ओवर जो है, जिसको हम लोग अभी मैंने डिस्कस किया आपके साथ, SMED, सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाइस। तो ये जो है, ये बहुत सारे इसका एप्लीकेशन मिलता है और ये हमारा आदत सा हो जाता है जिसको हम नजर में नहीं लाते हैं। तो मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं, एग्जाम्पल। जैसे आप देखोगे, पहला केस में मैंने एक टरेट जो टूल पोस्ट है उसका मैं एक पिक्चर दिखाया आपको। और ये सारे जो टूल पोस्ट हैं, ये एक जॉब खत्म होने के बाद हो सकता है कि दूसरे जॉब के लिए आपको नई सेटअप करना पड़े। तो उस केस में आपको हो सकता है कि कुछ टूल्स को आपको चेंज करना पड़े। इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट सम ऑफ द टूल्स मे रिक्वायर ए चेंज, और उसके लिए टाइम लगता है। तो कोई भी सेटअप अगर बदलना है दूसरा जॉब शुरू करने के पहले, वो सेटअप चेंज ओवर उसको कहते हैं। तो जैसे ये केस में, CNC केस में आप देखोगे कि इसमें सेटअप चेंज ओवर की कई बार जरूरत होता है, तो उसमें टाइम जाता है। और हम लोग ऑलरेडी OEE में अवेलेबिलिटी लॉस में जब हम लोग बात कर रहे थे, आपको याद होगा अवेलेबिलिटी लॉस का हम लोग डेफिनेशन ये दिए थे कि जब मशीन काम नहीं कर रहा था, मशीन इज नॉट अवेलेबल फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, उसका हम कहते हैं अवेलेबिलिटी लॉस। तो ये क्लियर है कि सेटअप चेंज ओवर अगर होता है तो मशीन चालू नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग इसकी केस में ले लीजिए आप, हम लोग मशीन को बंद करके ही टूल को चेंज कर सकते हैं। तो वो केस में हम लोग इसको कहेंगे अवेलेबिलिटी लॉस। तो ये तो पक्का हो गया कि अगर सेटअप चेंज ओवर होता है तो मशीन बंद रहेगा, तो वेरी क्रिटिकल वैल्यूएबल मशीनिंग टाइम गेटिंग वेस्टेड। तो इसीलिए आज का जो टॉपिक है, ये इस बात के ऊपर डिस्कस करना चाहेंगे हम लोग कि ये जो वैल्यूएबल मशीनिंग टाइम, इसको कैसे बढ़ाया जाए बाय रिड्यूसिंग द सेटअप चेंज ओवर टाइम। तो कुछ कॉमन प्लेस एग्जांपल देखिए सेटअप चेंज ओवर। ये एक एग्जांपल मैंने लिया है पान शॉप से। तो पान शॉप में आप देखोगे जो सेटअप है, वो आप कुछ भी पान लीजिए, आप मीठा पान लीजिए या तो रेगुलर पान लीजिए या तो कोई भी स्पेशल पान लीजिए, उसको सेटअप चेंज करने का कोई जरूरत नहीं होता है। उनका सेटअप ऐसे सजा हुआ रहता है कि कोई भी रिक्वायरमेंट है वो उसको मीट कर सकता है। तो वो हिसाब से ये सेटअप बनाया है, यानी कि सेटअप डिजाइन किया गया है इस एंगल से, ताकि वो अपना जो जो प्रोडक्ट डिलीवरी देना चाहते हैं ये पान वाला, वो सारे ये एक ही सेटअप से वो मीट कर सकते हैं। तो आप इधर ये पिक्चर ले लीजिए, ये एक रूम का जो सेटअप है उसको चेंज ओवर, क्या चेंज ओवर होता है, उसका जो लिनेन है उसको चेंज करना पड़ता है, टॉवेल्स है उसको चेंज करना पड़ता है, जो कुछ भी चीजें दिया जाता है एक होटल का रूम पे, वो सारे चेंज ओवर करते हैं। और उसके लिए भी एक टाइम दिया रहता है, क्योंकि एक एक जो क्लीनर है उनके हाथ में जॉब रहता है शायद 25, 30 या तो 40 रूम को चेंज करके, कुछ 2 या 3 घंटे के टाइम में, कुछ केस में 4 घंटा टाइम उनको मिलता है, तो उसके अंदर उसको करना पड़ता है। तो जाहिर है कि उनके हाथ में ज्यादा टाइम नहीं रहता है, तो वो केस में उन लोग इस टाइप के एक अरेंजमेंट करके लाते हैं, जहां पर टॉवल रहता है, जहां पर नैपकिन्स रहता है, जहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्मेटिक्स रहता है, टॉयलेट का जो कॉस्मेटिक्स है,
उसको चेंज करने के लिए, तो उसके लिए भी अरेंजमेंट की जरूरत होता है। और वो जरूरत इसलिए होता है कि टाइम को हम लोग बचाना चाहते हैं। टाइम उतना ही हो जितना जो टाइम पे ये सारे काम आराम से हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव शुड बी एबल टू मीट। आप ये देखो कि किचन में भी सेटअप चेंज ओवर की कई बार जरूरत होता है। मानिए कि अभी आप जो पैन से आप फ्राई कर रहे हो या तो कोई खाना पका रहे हो, आप अगर ये आइटम अगर चेंज करके दूसरा कुछ आइटम बनाना चाहते हो, तो ये पैन को आप डिस्कट करोगे, आप बेसिन में रखोगे, सिंक में रखोगे, और इधर से आप और एक पैन लेके काम शुरू करोगे। इधर जो जो इंग्रेडिएंट्स रखा हुआ है, इसके जगह में आपको दूसरा मसाला चाहिए, दूसरा इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो खाना नेक्स्ट पकाएगा शेफ, उसको नजर में रखते हुए। तो उस एंगल से आप देखोगे सारे सेटअप उस एंगल से बना हुआ है, ताकि उनका नेक्स्ट जो सेटअप चाहिए दूसरा खाना बनाने के लिए, वो तुरंत हो जाए। तो हम लोग ये समझे कि सेटअप हमारा जिंदगी का कॉमन डे टू डे लाइफ जिंदगी आप लीजिए, या तो हमारा फैक्ट्री का लाइफ लीजिए, ये दोनों केस में सेटअप की जरूरत होता है, नई सेटअप की जरूरत होता है। और वो करने के लिए हमारा एक्सपेंसिव मशीनिंग टाइम, या तो फैक्ट्री टाइम, या तो हमारा डे टू डे टाइम, ये बर्बाद होता है। तो उसको कैसे कम करें, ताकि एक अच्छी तरह से वेल ऑर्गेनाइज सेटअप चेंज ओवर प्रोसीजर बनाए, जहां पर हर एक एक्टिविटी को भी हम लोग ऑप्टिमाइज करें, फैसिलिटी या इक्विपमेंट को भी हम ऑप्टिमाइज करें, ताकि ये टाइम कम से कम लगे। तो इसका एक बैकग्राउंड मैं आपको बताऊंगा। वो बैकग्राउंड ये है कि ये नाम आप लोग हमेशा याद रखिएगा। इनका नाम है मिस्टर शिगियो शिंगो। मैं आपको बताता हूं, ये शिगियो शिंगो के नाम पे कई अवार्ड दिया गया है, पर्टिकुलरली इन द एरिया ऑफ शॉप फ्लोर, मैन्युफैक्चरेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, ये सब एरिया में मिस्टर शिगियो शिंगो का नाम लिया जाता है। तो इनका जो टाइमलाइन है, ये इसके बारे में हम तो थोड़ा बताएंगे आपको। इन्होंने 1930 में अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री हासिल की। उसके बाद इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जापान में मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनिशन, जहां पर वर्किंग। Please keep your mic in. Disturbing me. Please, I am there. Please keep your mic in mute. I'm repeatedly telling everybody, please keep your mic in mute. It is disturbing the speaker. तो 1943 से 48 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, वो टाइम में इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनिशन में इन्होंने काम शुरू किया। और एयर लॉन्च टॉर्पेडो, डेप्थ मैकेनिज्म, ये सारे के ऊपर काम करने के बाद इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन जो है, इसके ऊपर इन्होंने काफी सारे काम किया। तो 1950s में इन्होंने पहला बार जो है फर्स्ट स्टेज ऑफ एसएमईडी, इसको इन्होंने काम में लगाया। इसमें इन्होंने जो स्प्लिट सेटअप ऑपरेशन जो है, इसको टाइम स्टडी करते हुए इन्होंने देखा कि कोई भी सेटअप एक्टिविटी को अगर एनालाइज किया जाए, तो उसमें सीरीज ऑफ एक्टिविटी आता है। और वो सीरीज ऑफ एक्टिविटी को अगर हम एनालिसिस करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि उनमें से कई एक्टिविटी हम लोग डिलीट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, कुछ एक्टिविटी हम पैरेलली कर सकते हैं, ताकि मशीन का जो टाइम है ये कम से कम बंद हो। ये इस मकसद से इन्होंने शुरू किया था। तो इसीलिए शिगियो शिंगो का जो योगदान है एसएमईडी के बारे में, ये बहुत अहम है। मैं आपको एक बात बता दूं कि आजकल जो एसएमईडी जो करते हैं हम लोग, सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाई, ये पहले सिंगल, इसको हम लोग कहते थे सिंगल डिजिट टाइम, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिनट्स के अंदर इसको हम लोग कंप्लीट करना चाहेंगे, तो उसको कहते हैं सिंगल डिजिट चेंज ओवर टाइम। ओके, आप कई केस में मैंने देखा है कि काउंसलिंग करते हुए 3 घंटा 4 घंटा भी लगता है एक सेटअप चेंज ओवर करने की। तो अभी जो लेटेस्ट जो मूवमेंट है सेटअप चेंज ओवर के बारे में, उसको आप कह सकते हो वन टर्न चेंज ओवर, या तो सिंगल टर्न चेंज ओवर। मतलब जस्ट एक बार आप एक रोटेट करोगे एक मतलब नॉब को,
या तो एक लीवर को, उसमें पहले का डाई रिलीज हो जाएगा और नया डाई है वो ऑटोमेटिकली उधर जाके अपना जगह ले लेगा और वो डाई पूरी तरह रेडी है बॉटम बोल्स्टर के साथ, और प्रेस मशीन नेक्स्ट इंस्टेंट से काम शुरू कर सकता है। तो इट हैज गॉन टू दैट एक्सटेंट कि इन जस्ट कपल ऑफ सेकेंड्स एक पूरा चेंज ओवर जो है वो बदल जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द रिक्वायरमेंट ऑफ सेटअप चेंज ओवर डिस्कशन टुडे। तो उन्होंने बाद में मित्सुबिशी शिप बिल्डिंग में काम किया, जहां पर लगातार मतलब शिप और टैंकर ये सब प्रोडक्शन होता था। तो उन्होंने एक नई सिस्टम बनाया था, हल असेंबली ऑफ 65,000 टन सुपर टैंकर का। तो उन्होंने 4 महीना से उनका जो प्रोडक्शन टाइम है उसको उन्होंने 2.5 मंथ से 2 मंथ्स में उन्होंने बदल डाला। पहले 3 महीना, उसके बाद 2 महीना। तो ये एक बहुत बड़ा योगदान था उनका। और टोयोटा में 1970s में पहला बार एसएमईडी टोयोटा में शुरू किया था। काफी सारी किताब है, आप देख सकते हो उनका किताब, और कई किताब है जो सिर्फ और सिर्फ एसएमईडी के ऊपर किया गया है या तो सेटअप चेंज ओवर के ऊपर किया गया है। तो अभी सेटअप टाइम जो है वो क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, इसको हम थोड़ा जानेंगे। तो बाय डेफिनेशन आप देखिए, ये अगर सेटअप चेंज ओवर जो है, ये प्रोडक्शन जो लाइन है वो प्रोडक्शन लाइन का चालू था, और उनका जो लास्ट जो प्रोडक्शन चालू था उसमें ये जो ब्लू कलर दिख रहा है आपको, ये ब्लू कलर है उनका लास्ट गुड पीस प्रोडक्शन। ओके, उसके बाद उन्होंने जो प्रोड्यूस किया वो गलत प्रोडक्शन था, यानी कि नॉन कॉन्फर्मेटिव प्रोडक्शन था। तो लास्ट गुड पीस से टाइम चालू हो जाता है। अगर कोई सवाल करे कि ये सेटअप चेंज ओवर टाइम का डेफिनेशन क्या है, कब से शुरू होता है, कब खत्म होता है, मैं अगर स्टॉप वॉच से मेजर करना चाहता हूं तो स्टॉप वॉच कब ऑन करूं? तो लास्ट जब प्रोडक्शन चालू होता है, तब जब लास्ट गुड पीस बन चुका है, तब से टाइम शुरू होता है। और उसके बाद सारे काम आप करो, मतलब मानो को फिक्सचर को आप बदल डालो, नया मटेरियल लाओ, नया डाई लाओ, नया टूल आप लाओ, अगर आपको वर्क बेंच में कुछ बदलना है सब कुछ करो, और उसके बाद आप ट्रायल भी करो। लेकिन मानो कि आपका पहला गुड पीस जो है वो ये है, तब आप पहला गुड पीस आपका जब बना तो आप बंद करो से आपका स्टॉप वॉच। ये जो टोटल टाइम इलाप्स्ड हो गया बिटवीन लास्ट गुड पीस एंड द फर्स्ट गुड पीस ऑफ द आफ्टर द चेंज ओवर, ये टाइम को डिफाइन करते हैं एज सेटअप चेंज ओवर टाइम या तो टोटल इलाप्स्ड टाइम। और ये जो सेटअप रिडक्शन जो है, इसमें हम लोग ये डेफिनेशन को हम लोग लेंगे, the elapsed time from when the last good part of the current run is completed until the work center starts running the first good piece of the next one, जो अब मैंने अभी बोला। ठीक है, तो सेटअप चेंज ओवर रेट ओवर चेंज ओवर का जो टाइम है, इट इज रूट ऑफ मेनी प्रॉब्लम्स। कई प्रॉब्लम उसके लिए होता है, जैसे डिलीवरी टाइम बढ़ जाता है। मैं आपको अभी समझाऊंगा थ्रू सम एग्जांपल कि डिलीवरी टाइम क्यों बढ़ जाता है। क्योंकि डिलीवरी टाइम अब बढ़ेगा, अगर आप सेटअप टाइम आपका बहुत ज्यादा है तो आप एक बैच में काफी सारे आइटम एक साथ प्रोड्यूस करना चाहोगे, क्योंकि आप चाहोगे कि आप इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी प्रोड्यूस करो, और वो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी को नजर में रखते हुए आप सेटअप का जो आपका जो लॉट साइज है उसको बढ़ा देते हो। उसीलिए आपको कस्टमर का अगर डिमांड है नेक्स्ट आइटम, तो उसके लिए कस्टमर को इंतजार करना पड़ेगा, तो आपका जो लॉन्ग डिलीवरी टाइम है वो और भी बढ़ जाएगा। क्वालिटी भी आपका पूरी होगा। पुअर क्वालिटी आपको इसलिए होगा क्योंकि अगर आप एक साथ में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करते हो तो हो सकता है कि आप प्रोडक्शन में नजर ठीक से मत ना डालो, तो उसके लिए क्वालिटी का भी असर रहता है। और अगर छोटा बैच प्रोड्यूस करते हो तो आपको हर आइटम के ऊपर नजर रहता है, और आपका WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो भी बढ़ जाता है। किस लिए बढ़ जाता है, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। अगर वो इंटरमीडिएट बैच सीरीज ऑफ आपका सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन है तो आपका WIP बढ़ जाएगा, आपका थ्रूपुट टाइम भी बढ़ जाएगा, और आपका जो प्रोडक्ट ऑब्सोलेसेंस है वो बढ़ेगा। ऑब्सोलेसेंस क्या है,
मानिए कि कस्टमर ने, आपने बहुत ज्यादा इन्वेंट्री मेंटेन किया और कस्टमर ने आपका, उनका जो मॉडल है उसमें जो प्रोडक्ट का जो आइटम है उसमें डिजाइन स्पेसिफिकेशन में कुछ चेंज करके डाला, तो आपका जितना प्रोडक्शन स्टोर्स में है या तो WIP या तो FG में है, वो सब ऑब्सोलेसेंस के दौरान वो रिजेक्टेड हो जाएगा या तो रीऑर्डर करना पड़ेगा। तो आपका रॉ मटेरियल स्टोर भी उसीलिए काफी बड़ा प्रोडक्शन रन के लिए आपका रॉ मटेरियल RM इन्वेंट्री भी बढ़ जाएगा। सेम रीजन के लिए आपका फिनिश गुड FG इन्वेंट्री भी बढ़ जाएगा। आपका मेक टू स्टॉक जो है उसके ऊपर आपका नजर जाएगा, नॉट मेक टू डिमांड क्वांटिटी। और आपका जो कॉम्पिटिटिव एज है वो आपका जो लीन प्रैक्टिसिंग कॉम्पिटिटर है उसके आगे आपका कॉम्पिटिटिव एज कम हो जाएगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल देने वाला हूं अभी, जैसे कि मानिए लार्ज लॉट और स्मॉल लॉट, ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। लार्ज लॉट साइज में आपको एडवांटेज क्या मिलता है, स्मॉल लॉट साइज में आपको एडवांटेज क्या मिलता है। क्या लार्ज लॉट अच्छा है, क्या स्मॉल लॉट अच्छा है। मैं ये भी डिस्कस करूंगा आपके साथ कि मशीन यूटिलाइजेशन के ऊपर क्या इफेक्ट है लॉट साइज का। ठीक है, क्या मशीन यूटिलाइजेशन आपका बढ़ जाता है, यानी आपका अवेलेबिलिटी लॉस कम हो जाता है, क्या अवेलेबिलिटी लॉस बढ़ जाता है, और वर्क इन प्रोसेस जो है वो क्या बढ़ जाएगा, क्या वर्क इन प्रोसेस कम हो जाएगा। अभी अभी हम लोग डिस्कस किया था वर्क इन प्रोसेस के बारे में, हम लोग वो एक्चुअली देखेंगे। तो लेट अस गो इनटू द फर्स्ट एग्जांपल। Before first example, I think we need to just understand कि lot size क्या है और एक मैन्युफैक्चरर lot size को कैसे चुनते हैं। तो अगर मानिए कि आपका पार्ट्स जो हैं, प्रोडक्शन पार्ट जो हैं, वो बहुत बड़ा lot size में आप लेते हो, तो उस केस में the time during which machines are used for production is large. Naturally, आपका मानिए कि 1 मिनट में एक पार्ट प्रोड्यूस होता है और आप एक साथ में 10,000 पार्ट लिया है, तो आपका मैन्युफैक्चरिंग रन बहुत लंबा हो जाएगा फॉर द सेम सेटअप टाइम। बट दिस मीन्स प्रोड्यूसिंग पार्ट्स वेल अहेड ऑफ टाइम व्हेन दीज आर रिक्वायर्ड एंड स्टोरिंग दीज फॉर फ्यूचर। तो अगर मानिए कि कस्टमर का डिमांड है 100 आइटम और आपका सेटअप टाइम बहुत ज्यादा है, तो आपने एक साथ 10,000 आइटम बना रहे हो, तो जाहिर है कि 9,900 आइटम जो है वो आपको स्टोर्स में रखना पड़ेगा। WIP स्टोर या तो आपका रॉ मटेरियल स्टोर्स में भी आइटम रखना पड़ेगा, इंटरमीडिएट स्टोर में भी आपको रखना पड़ेगा, या तो FG स्टोर में भी आपको आइटम रखना पड़ेगा। सो इसके लिए इन्वेंट्री ऑफ पार्ट्स, कॉन्सिक्वेंटली ब्लॉकिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। आपको मालूम है कि इन्वेंट्री जब आप मेंटेन कर रहे हो तो आपको इन्वेंट्री के लिए रॉ मटेरियल जो खरीदा है आपने उसको तो रुपया देके ही खरीदना पड़ेगा, तो आपको वर्किंग कैपिटल जिसके दौरान बिजनेस चलता है वो ब्लॉक्ड हो जाता है और उसके वजह से बैंक को आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। और क्योंकि इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में काफी सारे और सारे डिटेल आ जाता है इन्वेंट्री में कैरिंग कॉस्ट के ऊपर, जैसे जहां पर आप स्टोर कर रहे हो उसका भी डिप्रिशिएशन है, उसका भी आपने उसके ऊपर भी आपको खर्चा होता है, जो उसको मेंटेन कर रहे हैं उसका भी सैलरी के ऊपर आपको खर्चा होता है, तो इसीलिए इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट भी बढ़ जाता है। अगर ये सारे पार्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल लॉट्स, अगर छोटा लॉट हम बनाएं तो it may be possible to avoid large inventory of parts, but it will certainly result more frequent setup. तो naturally अगर 4 घंटा आपको सेटअप टाइम के में बर्बाद करना है 100 आइटम बनाने के बाद, तो आप सोचिए आपका मशीन का जो डाउन टाइम एंड दैट इज अवेलेबिलिटी लॉस कितना बढ़ जाएगा। तो डाउन टाइम बोलना ठीक नहीं रहेगा, आप मशीन का जो सेटअप चेंज ओवर टाइम है उसके लिए जो मशीन डाउन रहता है वो आपका काफी ज्यादा होता है। तो इसीलिए सेटअप टाइम, टोटल सेटअप टाइम बढ़ जाता है और आपका लोअरिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एसेट, क्योंकि मशीन जो है वो फिक्स्ड कैपिटल एसेट है, उसका यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा, तो ये बिजनेस सेंस में ठीक नहीं है। एक एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल में हम लोग देखेंगे सेटअप टाइम है आपका 240 मिनट यानी कि 4 घंटा, और आपका जो ऑपरेशन टाइम है पर पीस 1 मिनट। ठीक है, तो अगर हम लोग लॉट साइज लेते हैं 100 का, ऑपरेशन टाइम जैसे मैंने बोला 1 मिनट ही है हर एक केस में, तो अगर हम हमारा जो 240 मिनट सेटअप चेंज ओवर टाइम है उसको
100 आइटम में बांटा जाए तो एक आइटम के लिए सेटअप चेंज ओवर का हिस्सा कितना आएगा? 240 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज नथिंग बट 2.4। यानी इफेक्टिव टाइम फॉर प्रोडक्शन ऑफ द वन आइटम, प्रोडक्शन ऑफ वन आइटम विल बी 1 मिनट ऑपरेशन टाइम प्लस 2.4 मिनट, जो कि सेटअप टाइम का हिस्सा आ रहा है, यानी 3.4 मिनट। अगर मैं इसको 100 मान के चलता हूं तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। लॉट साइज को हम लोग 10 गुना कर दें, 1000 कर दिया, ऑपरेशन टाइम एक ही रहेगा 1 मिनट, लेकिन सेटअप टाइम का जो हिस्सा है वो 240 डिवाइडेड बाय 1000 यानी 0.24 हो गया, यानी टोटल टाइम पर पीस हो गया 1.24। तो देखिए 3.4 से कम हो गया, 1.24 में आ गया, यानी 100 अगर इसको कंसीडर कर लेते हैं तो इधर आ गया 36। और आगे चलते हैं, ये 1000 को अगर 10,000 करते हैं तो भी ऑपरेशन टाइम 1 मिनट ही जाएगा, और आपका टोटल टाइम पर पीस आएगा, क्योंकि सेटअप टाइम और भी कम हो गया, सेटअप टाइम का हिस्सा 0.024 यानी 1.024 पर आइटम आ रहा है। तो उस केस में आ गया आपका उस हिसाब से 30। तो 100 के हिसाब से 30, 100 के हिसाब से सेकंड केस में 36। एक चीज आप देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आपने इधर पहला केस से दूसरा केस में 100 से 1000 किया, 10 गुना किया, तो आपका जो टोटल रेशियो के हिसाब से बहुत कम हो गया, आपका सेटअप टाइम का बैड इंपैक्ट काफी कम हो गया, 2.4 से 0.24 हो गया। लेकिन और 10 गुना करने से काफी ज्यादा आपको फायदा हुआ, ऐसा कुछ नहीं, वो 36 से सिर्फ 30 तक रिड्यूस हुआ। यानी 100 से 1000 में जितना बेनिफिट मिला, 1000 से 10,000 करने में उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं मिला। तो क्या मैं मान के चलूं कि 100 से बेटर है 1000 लॉट साइज लेना? थोड़ा और देखते हैं, और ऑप्शन देखते हैं कि और क्या ऑप्शन हमारे पास बचा हुआ है। इधर देखिए नेक्स्ट केस में हमारा सर आई हैव टू आस्क वन थिंग, जो सर रेशियो, हाँ बोलिए सर रेशियो जो है, रेशियो उसका फार्मूला सर कैसे? It is very simple. It is if you convert 3.4 into 100, how do you convert? You divide 3.4 by 3.4 and multiply by 100, right? So do the same thing here also you will get it. Okay? Okay. Okay. I will request you to store your questions so that you can ask the question in the break. But if it is stopping you like this one to understand it, please go ahead and ask. No problem. Okay. Now what I will do is that I will now go for the setup time increasing from 240 minutes to 480 minutes. लेकिन ऑपरेशन टाइम एक ही है 1 मिनट। तो उस केस में आप देखोगे ये जो इंपैक्ट है वो इंपैक्ट और भी ज्यादा हो रहा है, यानी कि 100 से जब मैं 1000 किया लॉट साइज, तो रेशियो के हिसाब से 100 से वो पहले केस में 36 था, इस बार और भी आपको बेनिफिट मिल रहा है 26। यानी हाँ सॉरी 1000 से 13,000 करने में उतना ज्यादा बेनिफिट लास्ट टाइम में भी नहीं मिला, इस टाइम में नहीं मिला। तो आपको मालूम हो रहा है कि अगर आपका सेटअप टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है तो शायद छोटा बैच उनकी नहीं है, छोटा बैच आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, उसमें आपको फायदा नहीं है अगर आपका सेटअप टाइम बहुत ज्यादा है। तो उस केस में यू कैनॉट अवॉइड वेरी हाई इन्वेंट्री, WIP इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, यू कैनॉट रियली सप्लाई टू द कस्टमर इन टाइम। आपका डिमांड के अगेंस्ट में आपका सप्लाई डिले होगा, आपका जो प्रोडक्शन लीड टाइम है वो बढ़ जाएगा। तो ये सारे जो प्रॉब्लम है वो आपके सामने आते रहे। तो अभी देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल में हम क्या देखेंगे? तीसरा एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि अभी हमारा सेटअप टाइम हम लोग मानिए 4 घंटा से कम करके 3 मिनट लाया, 240 मिनट से 3 मिनट, ओके, ओनली 3 मिनट्स। तो प्रोडक्शन टाइम जो है पहले ही जैसा था 1 मिनट। तो ये केस में देखते हैं, लॉट साइज 100, ऑपरेशन टाइम है 1 मिनट, टोटल टाइम ऑपरेशन टाइम 1 मिनट, और इधर 3 मिनट है, 3 डिवाइडेड बाई 100 तो कितना हुआ 0.03। मतलब सेटअप चेंज ओवर का टाइम जो अगर आप बांट दे हर आइटम में तो हमारा पर आइटम इफेक्टिव टाइम लग रहा है
1.03 मिनट। और सेम थिंग लॉट साइज अगर मैं 1000 कर दिया तो हमारा इफेक्टिव टाइम पर पीस इस केस में 1.003। अब देखिए 100 अगर इसको मान के चलते हैं तो इस बार 26 नहीं होता है, 36 नहीं होता है, सिर्फ 97। डिफरेंस इतना कम हो गया। मतलब अगर आप सेटअप टाइम को कम कर दो तो वो जो आपका दिमाग में जो चलता है, तो हमारा सेटअप टाइम अगर अगर है तो लार्ज बैच साइज चलाना अब हमारे लिए इकोनॉमिक होता है, वो लागू नहीं होता है। इस केस में छोटा छोटा बैच साइज भी आपको इकोनॉमिक होता है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन इन बैच साइज बाय रिड्यूसिंग सेटअप चेंज ओवर टाइम। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि सेटअप चेंज ओवर टाइम रिडक्शन में फायदा क्या होता है। तो क्या होता है उस केस में, पहले अगर एक दिन में एक मशीन में आप 2 टाइप ऑफ प्रोडक्शन कर सकते थे, अभी एक ही दिन में आप 10 डिफरेंट या तो 20 डिफरेंट पार्ट नंबर चालू कर सकते हैं। यानी अगर आपका कस्टमर डिमांड है मल्टीपल टाइप ऑफ पार्ट, आप सारे मल्टीपल टाइप ऑफ पार्ट एक दिन में प्रोड्यूस करके डिस्पैच कर सकते हो। और लीन का डेफिनेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मैं आपको बता दूं। वो डेफिनेशन है, आप अगर 100 रुपया इन्वेस्ट किया है, आपका मकसद है वो 100 रुपया आप रॉ मटेरियल से कितना जल्दी कन्वर्ट करके कस्टमर के पास पहुंचा दो और वो रुपया आपको वापस आ जाए। इसको कहते हैं द इन्वेस्टेड मनी टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट मनी टर्नओवर। इन्वेस्टमेंट मनी टर्नओवर टाइम जितना आपका कम होगा उतना ही आपका फायदा होगा बिजनेस के लिए, तो वो बहुत बढ़ जाता है। ओके, लेट अस नाउ गो टू द नेक्स्ट दिस थिंग। तो ये जो सेटअप प्रोसेस स्टेप्स हैं, इनमें ब्रॉडली ओंकार आपको एक्चुअल एग्जांपल से बताएंगे कि ये कैसे किया जाता है। तो इसमें है, एक है प्रिपरेशन टाइम। तो आप बोल सकते हो कि एक मनी की डाई चल रहा है या तो एक मशीनिंग ऑपरेशन चल रहा है, तो नेक्स्ट ऑपरेशन में जो जो टूल्स लगेंगे, जो डाई लगेगा, ये सारे प्रिपेयर करके नजदीक लाना, इसको हम कहते हैं प्रिपरेशन टाइम। सब कुछ जो फास्टनर्स लगेगा, जो वॉशर्स लगेगा, जो शीम्स लगेंगे, वो सब हम लोग इकट्ठा करके लाते हैं जब मशीन चालू है तब। तो इसको कहता है प्रिपरेशन टाइम। तो ये जब मशीन चालू है तब भी आप कर सकते हो। डिसमाउंटिंग, डिसमाउंटिंग मतलब आप मशीन में जो चालू है, जो ऑपरेशन, उसको अभी बंद करके करंट डाई को आप निकालो। उसको निकालने के लिए कितना टाइम लगेगा। तीसरा क्या है, नेक्स्ट डाई जो आपको मशीन के ऊपर चढ़ेगा उसको आप माउंटिंग करोगे, चढ़ाओगे, उसको आप फास्टनिंग करोगे और रेडी करोगे। इसको कहता है माउंटिंग एंड सेंटरिंग टाइम। प्रेस के लिए तो सेंटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे मशीन के लिए भी, कोई भी मशीन के लिए भी सेंटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो बहुत बड़ा हिस्सा आता है वो है एडजस्टमेंट एंड ट्रायल करना। ठीक है, तो लगभग दिखा गया है, इन जनरल स्टेटमेंट में बता रहा हूं आपको। प्रिपरेशन टाइम लगता है लगभग 30% ऑफ द टाइम जाता है। माउंटिंग डिसमाउंटिंग टाइम कुछ केस में अलग अलग होता है, लेकिन नॉर्मली दिखा जाए 5% टाइम लगता है। सेंटरिंग और डिसमाउंटिंग टाइम इसमें लगता है, आई एम सॉरी, माउंटिंग एंड डिसमाउंटिंग टाइम में 5% टाइम जाता है। सेंटरिंग और डायमेंशनिंग टाइम में 15% टाइम। सेंटरिंग और डायमेंशनिंग टाइम, तो सेंटरिंग करो आप और उसके बाद आप जो डायमेंशन आप लेते हो उसको करीब 15% टाइम जाता है। लेकिन ये दिखा गया है सबसे ज्यादा टाइम ये होने के बाद आपका जो एडजस्टमेंट और ट्रायल रन जाता है उसमें करीबन आधा टाइम निकल जाता है, 50% ऑफ द टाइम। तो दिस टाइम नॉर्मली इज टेकन अप एज ए वेरी लार्ज टाइम। तो इसको कम करना काफी चैलेंजिंग होता है। तो सेटअप टाइम में प्रिपरेशन स्टेप क्या है, वर्क दैट इज डन टू प्रिपेयर फॉर सेटअप और चेंज ओवर। जैसे मैंने पहले बोला, जी केजेस फिक्सचर्स सब कुछ लाना, तो ये एक टाइम है जिसमें काफी टाइम जाता है, करीबन 30%। माउंटिंग डिसमाउंटिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 5% टाइम, टोटल टाइम में 5% टाइम जाता है। उसमें आएगा कटर हेड, ब्लेड, सिमिलर टूलिंग या तो प्रेस के लिए डाई वगैरह।
सेंटरिंग, डायमेंशनिंग एंड सेटिंग सेटअप स्टेप्स, इसमें फाइन ट्यूनिंग होता है टूलिंग का, और इक्विपमेंट का जो रन होता है द नेक्स्ट पार्ट, उसके लिए भी करीब 15% टाइम जाता है। ट्रायल राउंड एडजस्टमेंट के लिए इन्वॉल्व्स मोस्ट फ्रीक्वेंट ट्रायल एंड एरर मेथड, आइटरेटिव मेथड चलता है इसमें, और जिसमें आपका टूलिंग इक्विपमेंट टू रन द पार्ट्स अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, इस पे काफी टाइम लगता है। 50% कभी कभी जाता है टाइम फॉर द सेटअप प्रोसेस। तो इसमें इनिशियल एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। तो और एक मैं डेफिनेशन आपको बता दूं कि इंटरनल सेटअप क्या है। ये पार्ट जो है इंटरनल सेटअप, इसमें कैन ओनली बी डन व्हेन द मशीन इज नॉट वर्किंग। मशीन को बंद करके ही आपको इसको करना पड़ेगा। मानिए कि एक नया डाई कैन ओनली बी अटैच टू ए प्रेस व्हेन द प्रेस इज स्टॉप्ड। और एक्सटर्नल सेटअप क्या है? ये पार्ट ऑफ सेटअप ऑपरेशन हम कर सकते हैं जब मशीन चालू है। मानिए कि जैसे बोल्ट जो चाहिए, फास्टनर जो चाहिए, जो डाई में नेक्स्ट डाई में लगेगा, इसको आप रेडी करके रख रहे हो सारे। मानिए कि नेक्स्ट डाई को आप सारे डाई के अंदर जो 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 फास्टनर लगेगा, वॉशर लगेगा, ये सारे आप रेडी करके रख रहे हो फास्टन करके। तो ये जो है ये एक्सटर्नल सेटअप का एक हिस्सा है। ठीक है, तो आपको इसके ऊपर नजर देना पड़ेगा कि कैन वी डू द एक्सटर्नल सेटअप एज मच एज पॉसिबल इंस्टेड ऑफ द इंटरनल सेटअप, ताकि मशीन का जो बंद होने का टाइम है वो कम हो जाए। प्लीज रिमेंबर दैट पार्ट। Certain tasks can be done before machines are stopped for changeover. These include lining up the right people, preparing the parts and tool, making repairs, and bringing parts and tools closer, etc. ये सारे आप पहले ही कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन काफी बार देखा जाता है ये सब नहीं किया जाता है, मशीन बंद करने के बाद ही किया जाता है। तो उसके लिए क्या आप एक चेकलिस्ट बना सकते हो कि ऐसा कौन कौन सी काम है जो मशीन जब चालू है तब भी आप वर्क कर सकते हो। तो ये अगर हो जाए तो आपका काम काफी आसान हो जाएगा। तो चेकलिस्ट बनाना जरूरत है। इसमें टूल स्पेसिफिकेशन, वर्कर, प्रॉपर वैल्यूज ऑफ ऑपरेटिंग कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर, करंट वगैरह वगैरह, करंट मेजरमेंट, डायमेंशंस रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा, और फंक्शनल चेक बिफोर द सेटअप। ये सारे आप अगर कर सकते हो एट द टाइम मशीन इज रनिंग, इट इज फैंटास्टिक। तो ये एक फॉर्मेट दिया गया है जहां पर सेटअप चलने के टाइम में मल्टीपल ऑपरेटर केस में टाइम फ्रॉम टू, कौन सी ऑपरेटर क्या कर रहा है। येलो जहां पर दिया गया है यह है ऑपरेटर आइडल है, और जो ऑपरेटर आइडल नहीं है वो कितना टाइम में वो काम कर रहा है। जहां पर मल्टीपल ऑपरेशन एक साथ में होता है, कौन सी ऑपरेटर क्या काम कर रहा है और उसको कितना टाइम लग रहा है, ये सारे रिकॉर्ड किया गया है। बाजू में आप मशीन टाइम, अगर मशीन भी चालू है, अगर मानिए कि ये ऑनलाइन के टाइम में ही शुरू हो गया आपका, तो उस केस में आप मशीनिंग टाइम भी कितना है वो भी आप इधर लिख सकते हो। टूल्स क्या है, और इधर बाजू में आप ये भी लिखोगे कि आपका जो मुडा है, अगर जो आप अवॉइड कर सकते हो वो कौन सी मुडा है, वो भी आप इधर लिख सकते हो। तो ये एक एग्जांपल देखिए, पूरा जो सेटअप टाइम पहले था उसको हम लोग प्रिपरेशन टाइम, एडजस्टमेंट टाइम, डिसमाउंटिंग टाइम, टोटल माउंटिंग टाइम, इसमें हम लोग बांट दिया। तो प्रिपरेशन टाइम, एडजस्टमेंट टाइम, डिसमाउंटिंग टाइम और टोटल माउंटिंग टाइम, इसको हमने जो बिफोर टाइम है इसको लिखा है। और इसमें प्रिपरेशन टाइम में ये एक्टिविटी जो है इसको हम लोग इधर नोट डाउन किया है, और उसमें क्या क्या स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है वो भी हम लोग लिखा है। जैसे कैन बी ब्रॉट इन एडवांस, लाइनर, bring the stand, have dedicated stand, other material arrangement, make seto, bring the crane near the machine, eliminate करो इसको by using a trolley वगैरह वगैरह। ठीक है, और इधर बिफोर टाइम और आफ्टर टाइम बाजू बाजू में लिखा हुआ है। मशीन स्ट्रोक सेटिंग, डिसमाउंटिंग टाइम, माउंटिंग टाइम, इंस्पेक्शन टाइम।